आसमान में गरजते हुए दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने वाले फाइटर जेट, जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होती है, जिनके एक एक मिशन पर देशों की सुरक्षा भी टिकी होती है। आखिर उनका क्या होता है जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है? क्या उन्हें किसी कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता है? क्या उन्हें तोड़कर बेच दिया जाता है? या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं अपने पुराने लड़ाकू विमानों के साथ कोई ऐसा सीक्रेट प्रोसेस अपनाती हैं जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं? दोस्तों, जब कोई फाइटर जेट पहली बार उड़ान भरता है तब उसके साथ एक सपना जुड़ा होता है, और वो सपना होता है देश की रक्षा का सपना। लेकिन हर मशीन की तरह भी उसकी एक सीमित उम्र होती है। हजारों घंटों की उड़ान, तेज रफ्तार, अत्यधिक तापमान, मिसाइलों का वजन, युद्धाभ्यास और लगातार पड़ने वाला दबाव धीरे धीरे उस मशीन को बूढ़ा बना देता है। और फिर एक दिन आता है जब एयरफोर्स फैसला करती है अब यह विमान ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। भारत में भी ऐसा ही हुआ था जब सितंबर 2026 में भारतीय वायुसेना ने अपने सम्मानीय लड़ाकू विमान मिग-21 को सेवा से विदाई दी। दशकों तक आसमान का राजा रहा यह विमान आखिरकार रिटायरमेंट की कतार में पहुंच गया। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद फाइटर जेट सीधे कबाड़ बन जाते होंगे, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आधुनिक सैन्य विमान इतने महंगे और तकनीकी रूप से इतने जटिल होते हैं कि उन्हें फेंका नहीं जाता। उनके लिए एक पूरा सैन्य प्रोटोकॉल होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुरक्षा विशेषज्ञ और लॉजिस्टिक टीमें शामिल होती हैं। सबसे पहले विमान को डीकमीशन किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वह अब सक्रिय युद्धक बेड़े का हिस्सा नहीं है। उसकी पहचान, रिकॉर्ड, हथियार क्षमता और ऑपरेशनल स्टेटस को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद उसे किसी एयरवेस या विशेष स्टोरेज फैसिलिटी में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचते ही विमान को तोड़ा नहीं जाता, असली काम तो अब शुरू होता है। तकनीकी विशेषज्ञ सबसे पहले विमान के भीतर मौजूद संवेदनशील तकनीक को निकालते हैं। इसमें रडार सिस्टम, एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, संचार उपकरण और इंजन शामिल होते हैं। ये सभी उपकरण करोड़ों रुपए के होते हैं। इनमें से कोई उपकरण अभी भी उपयोगी होते हैं और उन्हें दूसरे सक्रिय विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि पुराने विमान कई बार नए विमानों के लिए स्पेयर पार्ट बैंक बन जाते हैं। मान लीजिए किसी देश के पास अभी भी उसी मॉडल के 40 फाइटर जेट सेवा में हैं, लेकिन उनके पार्ट्स का उत्पादन बंद हो चुका है। ऐसे में रिटायर हुए विमानों से निकाले गए इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल और धातु के हिस्से बाकी विमानों को उड़ाने में मदद करते हैं। यही कारण था कि भारत ने दूसरे देशों से पुराने जैगुआर विमान हासिल किए ताकि भारतीय जैगुआर फ्लीट के लिए स्पेयर पार्ट्स मिल सकें। यानी एक रिटायर विमान मरने के बाद भी दूसरे विमानों को जिंदगी देता रहता है। इसके बाद विमान की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विमान ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी अभी भी अच्छी हालत में होती है, उन्हें लंबे समय तक स्टोरेज में रखा जा सकता है। अमेरिका में तो इसके लिए विशाल बोनयार्ड बनाए गए हैं। यहाँ हजारों रिटायर सैन्य विमान रेगिस्तान में खड़े हैं। दूर दूर तक फैले रेगिस्तानों में कतारों में खड़े लड़ाकू विमान, बम्बरसक, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और पुराने जेट। लेकिन यह सिर्फ कब्रिस्तान नहीं है, यह एक रणनीतिक भंडार है। अमेरिका के एरिजोना रेगिस्तान को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ की हवा बेहद सूखी होती है। नमी कम होने के कारण धातु जल्दी खराब नहीं होते। यही वजह है कि विमान कई वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं। उनके कॉकपिट को सील कर दिया जाता है, इंजन को विशेष कोटिंग से ढका जाता है और नियमित निरीक्षण किया जाता है। इन विमानों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ विमान ऐसे होते हैं जिन्हें भविष्य में दोबारा उड़ाया जा सकता है, कुछ सिर्फ पार्ट्स निकालने के लिए रखे जाते हैं और कुछ को तो पूरी तरह स्क्रैप करने के लिए तैयार किया जाता है। युद्ध की स्थिति में कई बार पुराने विमानों को फिर से सक्रिय भी किया गया है। अमेरिका ने अपने कुछ पुराने बमवर्षकों को वर्षों बाद फिर से उड़ान योग्य बनाया था। इसका मतलब यह है कि बोनयार्ड सिर्फ मौत की जगह नहीं बल्कि रिजर्व फोर्स भी है। लेकिन हर विमान इतना भाग्यशाली नहीं होता। कई विमान इतने पुराने हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा उपयोग करना संभव नहीं होता। तब शुरू होता है रिसाइकलिंग का चरण। यह प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। सबसे पहले विमान के भीतर मौजूद ईंधन, हाइड्रोलिक फ्यूल्ड, बैटरियां और खतरनाक रसायनों को हटाया जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद विमान को अलग अलग हिस्सों में काटा जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है और वो है फाइटर जेट सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं होते, उनमें एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, निकेल मिश्र धातु और
कई दुर्लभ धातुएं होती हैं। इन धातुओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए विमान के स्क्रैप से भी बड़ी आर्थिक वैल्यू निकलती है। विशेषज्ञ बताते हैं किसी विमान के इंजन की कीमत कई बार उसके पूरे स्क्रैप मेटल से भी ज्यादा होती है, इसीलिए इंजन को सावधानी से निकालकर रिफर्बिश किया जाता है। कुछ पार्ट्स को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ रिसर्च लैब में पहुंचते हैं और कुछ संग्रहालयों की शोभा बन जाते हैं। भारत में भी कई रिटायर विमान आज संग्रहालयों और एयरबेस पर दिखाई देते हैं। दिल्ली के पालम स्थित एयरफोर्स म्यूजियम में पुराने लड़ाकू विमान आज भी भारतीय सैन्य इतिहास की कहानी सुनाते हैं। जब लोग उन विमानों के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मशीन नहीं दिखती, उन्हें दिखाई देती है एक पीढ़ी की बहादुरी। कुछ देशों में पुराने विमानों को ट्रेनिंग टारगेट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल परीक्षणों में उन्हें उड़ते या स्थिर लक्ष्य की तरह उपयोग किया जाता है ताकि नई मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता जांची जा सके। कई बार पुराने जेट को ड्रोन में बदल दिया जाता है। अमेरिका ने कुछ पुराने लड़ाकू विमानों को बिना पायलट वाले परीक्षण प्लेटफॉर्म में बदला था, यानी रिटायरमेंट के बाद भी फाइटर जेट सेना के काम आते रहते हैं। कुछ विमान हेरिटेज फ्लाइट का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें पूरी तरह उड़ाने योग्य हालत में रखा जाता है ताकि एयर शो और राष्ट्रीय आयोजन में उड़ाया जा सके। जब कोई विंटेज जेट आसमान में उड़ता है तो वह सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता, वह इतिहास की वापसी होती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक पहलू भी छुपा होता है। आधुनिक फाइटर जेट की कीमतें अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। F-35 जैसे विमान की कीमत इतनी जटिल है कि उनकी मेंटेनेंस ही बेहद महंगी होती है। समय के साथ जब नई तकनीक आती है तब पुराने विमान तकनीकी रूप से पिछड़ने लगते हैं। ऐसे में एयरफोर्स को तय करना पड़ता है कि क्या पुराने विमान को अपग्रेड किया जाए या नया विमान खरीदा जाए। कई बार विमान अभी उड़ने योग्य होता है लेकिन उसकी तकनीक पुरानी हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए पुराने रडार आधुनिक स्टील फाइटर को ट्रैक नहीं कर पाते, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम साइबर युद्ध के दौर में कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में विमान को रिटायर करना रणनीतिक आवश्यकता बन जाती है। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और भारत जैसी ताकतें अपने विमानों के लिए अलग अलग मॉडल अपनाती हैं। कुछ देश लंबे समय तक विमान उड़ाते हैं जबकि कुछ जल्दी ही नई पीढ़ी के जेट पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात समान रहती है और वो है रिटायरमेंट के बाद भी विमान की हर चीज की कीमत होती है। यहाँ तक कि विमान की सीटें, वायरिंग, हाइड्रोलिक पाइप और लैंडिंग गियर तक दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में विमान रिसाइलिंग एक बड़ा उद्योग बन जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में हजारों सैन्य और नागरिक विमान अगले दशकों में रिटायर होने वाले हैं और उनमें इस्तेमाल होने वाली धातुएं बेहद मूल्यवान हैं। लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आ रही है और वो है कंपोजिट मटेरियल की। पुराने विमान मुख्यतः धातु से बने होते थे जिन्हें आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता था, लेकिन आधुनिक स्टील विमान और नई पीढ़ी के जेट में कार्बन फाइबर और उन्नत कंपोजिट का इस्तेमाल बढ़ गया है। इन्हें रिसाइकिल करना मुश्किल भी है और महंगा भी है। वो इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में एयरक्राफ्ट डिस्पोजल और भी जटिल होने वाला है और शायद यही वजह है कि दुनिया की सेनाएं अब सर्कुलर एविएशन मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं, जहां विमान को शुरू से ही इस तरह डिजाइन किया जाए कि भविष्य में उसके साथ अधिकतम हिस्सों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अब आप सोचिए, एक फाइटर जेट जिसने कभी युद्ध में हिस्सा लिया, जिसने दुश्मन की सीमा के ऊपर उड़ान भरी, जिसने हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आसमान को चीर दिया, वह अंत में या तो संग्रहालय की शान बनता है या दूसरे विमानों के लिए जीवन रेखा, या फिर रेगिस्तान की शांत रेत में खड़ा होकर इतिहास का हिस्सा बन जाता है। उसकी उड़ान जरूर खत्म होती है लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सैन्य दुनिया में कोई भी लड़ाकू विमान सिर्फ एक मशीन नहीं होता, वह एक युग होता है और जब वह रिटायर होता है तब असल में एक पूरा अध्याय बंद होता है।